जी फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल वॉइस ऑफ ज्ञानी और मैं सफदर खान ज्ञानी। अच्छा फ्रेंड्स, वो एचपीएलसी ऑपरेटर है जो एचपीएलसी चलाता है, कौन से ऐसे पॉइंट्स हैं जो उसको नहीं करने चाहिए, कौन से ऐसे स्टेप्स है जिसको उससे अवॉइड करना चाहिए, जिससे कि उसकी एनालिसिस अल्टीमेटली खराब होती है, उसके रिजल्ट्स खराब होते हैं, इसके रिजल्ट्स डिस्ट्रॉय होते हैं और डेफिनेटली फिर इनडायरेक्टली आपका इमेज जो है मैनेजमेंट की नज़र में एचपीएलसी चलाने के हवाले से ठीक नहीं जाता। तो आज इस वीडियो में मैंने ये पॉइंट डिस्कस करने कि अगर आप एचपीएलसी चलाते हैं तो इन पॉइंट से आपने अवॉइड करना है, ये एक्टिविटीज़ आपने नहीं करनी, ये हैबिट्स आपने हटा देनी अपने अंदर से, ताकि आपकी एचपीएलसी एनालिसिस परफेक्ट वे में जाए। तो वीडियो पूरी एंड तक देखिएगा ताकि आपको कंसेप्ट मिले कि कैसे आपने एचपीएलसी को सही वे में चलाना होता है। भाई मेरा यो यो तू मेरी मखना, कदम तू तेरे संभल के रखना। वेलकम बैक फ्रेंड्स। अच्छा फ्रेंड्स, बहुत सारी ऐसी हैबिट्स जिससे आपने अवॉइड करना है ताकि आपकी एचपीएलसी ऑपरेशन जो आपका परफेक्ट जाए। मैं नंबर एक एक करके आपको बताता हूँ, फिर उसके कॉन्सिक्वेंसेज भी बताता हूँ क्या वजह होती है। सबसे पहला प्रॉपर पॉइंट होता है, वो होता है जो आपको नहीं करना है, जो आप लोग करते हैं जिसकी वजह से आपके रिजल्ट खराब होते हैं, इम्प्रॉपर फिल्ट्रेशन। जब आप इम्प्रॉपर अपने सॉल्वेंट्स की फिल्ट्रेशन करते हैं तो आपकी एचपीएलसी एनालिसिस परफेक्ट वे में नहीं जाती। ड्यूरिंग एनालिसिस पे आपके रिजल्ट खराब हो जाते हैं या आपकी जो टाइम ड्यूरेशन है वो डिस्टर्ब हो जाता है। मिसाल के तौर पर आपने ठीक तरीके से अपने सॉल्वेंट को फिल्ट्रेशन नहीं किया, चाहे वो आपका मोबाइल फेस है चाहे आपका वॉशिंग सॉल्वेंट था, मेन फोकस तो आपका मोबाइल फेस है। अगर आपने सॉल्वेंट्स को या आपके जो सैंपल इंजेक्ट कर रहे हैं स्वैनी फिल्टर से ठीक तरीके से फिल्टर नहीं किया तो फिर कंटामिनेशन स्लोली आपके सिस्टम में जा रही होती। होता है ऐसा है कि आपके अगर 10 सैंपल है, 12 सैंपल है, 5 सैंपल है, तो ऐसा भी हो जाता है कि मिड ऑफ द एनालिसिस में आपका सिस्टम का जो है प्रेशर शूट कर जाता है, बैक प्रेशर हाई हो जाता है। उसकी वजह क्या है कि सिस्टम में क्लॉगिंग आ जाती है। तो आपने जब भी एचपीएलसी में सॉल्वेंट्स लेके जाने में, अक्सर लोगों को कहता हूँ, कोई भी इवन आपका सैंपल जा रहा है, एक वाइल जा रही है या मूविंग सॉल्वेंट जा रहा है, उसको आपने प्रॉपरली फिल्टर करना है जो रिकमेंडेड आपको फिल्टर पेपर कहा गया। ठीक है, ये एक्टिविटी आपने लाजमी करनी है। अगर फिल्ट्रेशन को अवॉइड करते हैं तो आपका एनालिसिस डिस्टर्ब होगा। नंबर 2 पॉइंट है इनकरेक्ट पीएच मेंटेन करना ऑफ द मोबाइल फेस। जब आप मोबाइल फेस की पीएच एक्यूरेट मेंटेन नहीं करते, जल्दबाजी में जो एचपीएलसी पे काम करते, देख लीजिए आज 10 पेजेस है और फौरन से चीज़ें बनाते हैं, पीएच लिखा हुआ कि 7.0 करनी है या 3.0 करनी थी या 4.0 करना था या 4.5 थी, आप लोग 4.7 ले जाते हैं, आप लोग 7.2 ले जाते हैं, आप लोग 3.2 पे लेके जाते हैं या 3.5 पे लेके फौरन से जल्दी से मेंटेन करके ज़्यादा वेरिएशन पे मोबाइल फेस को एचपीएलसी पे ले जाते हैं। तो इससे अल्टीमेटली आपका रिजल्ट खराब होते हैं, आपकी पीक शेप खराब होने में आपकी पीएच का बहुत बड़ा रोल है, आप पर टेलिंग आ सकती है। ठीक है, दूसरा आपका आरटी शिफ्ट हो सकता है। अगर लेट सपोज इस बैच को आपने प्रीवियस डेज में एनालिसिस किया तो और आपका आरटी था 14 मिनट और इस बार अगर आपने पीएच सही तरीके से मेंटेन नहीं किया तो मे भी क्या आपका आरटी आगे हो जाए पीछे हो जाए। इसके बहुत सारे इफेक्ट करते हैं, कंपाउंड की नेचर को डिपेंड करते हैं। तो आपने जब भी काम करना है इससे अवॉइड करना है कि पीएच करेक्टली मेंटेन करनी है। इनकरेक्ट पीएच को आपने एचपीएलसी पे नहीं लेके जाना। ठीक है, एक और बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है इनकरेक्ट सैंपल प्रिपरेशंस। अब ये बड़ी क्रिटिकल और इंपॉर्टेंट बात है कि लोग यहाँ पे जो स्टेप्स लिखे होते हैं पेशेंट्स के, सैंपल प्रिपरेशंस के, उसको बाईपास कर देते हैं। मिसाल के ऊपर लिखा हुआ है कि 4 डायल्यूशन बनाने सैंपल के अंदर, लार्ज डायल्यूशन आपकी फॉर एग्जांपल 10 ppm की आ रही, तो वो 1-2 डायल्यूशन ऐसी बना देते हैं खुद से चेंज करके। लार्ज डायल्यूशन तो वही आती है लेकिन पीपीएम सेम आता है, लेकिन वो स्टेप्स को बाईपास कर देते हैं। लिखा हुआ है कि 30 मिनट हीट करना है या 10 मिनट हीट करना है, वो 2 मिनट या कम टाइम पे हीट करके चले जाते हैं। लिखा हुआ है कि 5 मिनट तक मिक्सिंग करनी है, सोनिकेशन पे लगाना है, सब मेथड में लिखा होता है, आप वो नहीं करते, जल्दबाजी में करते और फिल्ट्रेशन पे अवॉइड कर देते हैं। स्वेनी फिल्टर वाले इस केस को वॉटमैन फिल्टर से लिखा हुआ है कि फिल्ट्रेट करें, आप वॉटमैन से नहीं करते, डायरेक्ट स्वेनी फिल्टर से कर देते हैं। तो डेफिनेटली ये स्टेप्स की वैल्यूज हैं, ऐसा नहीं जो मेथड डेवलप होते हैं। तो आप जब इन स्टेप्स को बाईपास करते हैं ना, ये शो करता है कि इनकरेक्ट आपकी सैंपल प्रिपरेशन है और होता क्या है आपके रिजल्ट ठीक नहीं आते। ठीक है, और आप देख रहे होते कि मेरे रिजल्ट कम आ गए या ज्यादा आ रहे हैं या मेरी पीक ही खराब हो गई। समटाइम ऐसा होता है कि अगर इनकरेक्ट सैंपल प्रिपरेशन करते हैं तो आपकी पीक ही ठीक नहीं आती। ठीक है, तो सैंपल प्रिपरेशन वाले पॉइंट को आपने हमेशा केयरफुली देखना होता है और वो स्टेप फॉलो करने हैं जो आपके एसओपी में, जो डॉक्यूमेंट में आपको लिखा है, खुद से नहीं लेकर चलना है। क्लियर है। एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज नंबर 4 आपको बता रहा हूं, ये भी यूजर करता है,
इनकरेक्ट या इम्प्रॉपर डीगेसिंग ऑफ द सॉल्वेंट्स। सॉल्वेंट की प्रॉपर डीगेसिंग ही नहीं करते, मोबाइल फेस को डीगेस ही नहीं करते ठीक तरीके से, और 2 मिनट के लगाया और बॉटल का कैप ही नहीं हटाते और ऐसे ही डीगेस कर देते हैं। मैंने ऐसे एनालिस्ट भी देखे हैं। तो जब भी डीगेस आपने करना है प्रॉपरली 5 मिनट करें या 10 मिनट करें, जो ये भी मेथड में गिवन होता है। लेकिन नहीं भी गिवन है तो कम से कम 5 मिनट तक आप सॉल्वेंट को, मोबाइल फेस को मिक्स करने के बाद ठीक तरीके से उसको डीगेस करें। क्योंकि जब आप डीगेस ठीक तरीके से नहीं करेंगे ना तो डेफिनेटली एयर बबल इन सॉल्वेंट के थ्रू आपके सिस्टम में चला जाएगा। डीगेस का पर्पस क्या होता है? सॉल्वेंट से एयर को रिमूव करना। जब एयर आपके सिस्टम में चलेगी तो 100% चांसेस होते हैं कि आपके सिस्टम की जो स्टैंडर्ड्स की RSD वही आउट हो जाए। जब RSD नहीं आ जाओगे आगे आप जा ही नहीं सकेंगे और आपका टाइम लैप्स होगा, टाइम खराब होगा, 1-2 घंटे 3 घंटे आपके ज़ाया हो सकते हैं क्योंकि आप RSD में उलझे रहेंगे। तो इसीलिए अगर सॉल्वेंट को ठीक तरीके से डीगेस नहीं करते, RSD फेल होने के पीछे बहुत सारे फैक्टर है, लेकिन वन ऑफ देम ये सॉल्वेंट का डीगेस न होना भी, याद रखना। क्लियर है? तो सॉल्वेंट को आपने प्रॉपर्ली डीगेस करना है ताकि एयर सिस्टम में ना जाए और आपका रिजल्ट्स आपके खराब ना हो, आपकी RSD आपकी फेल ना हो। अच्छा, एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आप ओल्ड सॉल्वेंट को यूज कर लेते हैं, यूजेज ऑफ द एक्सपायर्ड सॉल्वेंट। समटाइम ऐसा होता है कि लोग क्या करते हैं कि लिखा हुआ SOP के अंदर के मोबाइल फेस की जो एक्सपायरी है, लेट्स सपोज 3 दिन है, या आपकी कंपनी के अंदर क्या पॉलिसी है, 15 डेज है, 10 डेज है, 1 मंथ है, लेकिन बेस्ट प्रैक्टिस होती है कि वो 24 आवर्स होनी चाहिए। नेक्स्ट डे आपको फ्रेश मोबाइल फेस बनाना चाहिए। आप लोग क्या करते हैं कि मोबाइल फेस की पुराना यूज कर लेंगे, एक दिन पुराने वाला, और सॉल्वेंट मेथनॉल जो ओपन पड़ा होता है लेबोरेटरी के अंदर, समटाइम्स आप लेबल करके रख देते हैं, स्टॉक सॉल्वेंट से हटा के वो यूज कर लेते हैं, उसको आप डिस्ट्रॉय कर दिया करें, डिस्कार्ड कर दिया करें। जब भी सॉल्वेंट्स लें फ्रेशली प्रिपेयर्ड लें। कोई सॉल्वेंट, कोई सॉल्यूशन आपका ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि आपने डिस्टिल वाटर भी अगर पुराना ले लिया तो उसकी कंडक्टिविटी हाई हो चुकी होती है, उसका TDS बढ़ता है। तो फ्रेश सॉल्वेंट प्लांट से लेके आए, या जो आप डिस्टिलेशन यूनिट आपने लगाया हुआ है जिससे भी आप लेते हैं डिस्टिल वाटर, तो वो फ्रेश होना चाहिए। DI वाटर जो भी आप यूज कर रहे हैं उसकी कंडक्टिविटी कम से कम होनी चाहिए। मीन्स कहने का ये मतलब ये है, जो आपके सॉल्वेंट्स यूज करने वो एक्सपायर ना हो, फ्रेशली प्रिपेयर्ड होने चाहिए। कोई पुराना सॉल्वेंट, कोई पुराना मोबाइल फेस आपने यूज नहीं करना अगर HPLC एनालिसिस कर रहे हैं, इससे आपके रिजल्ट खराब हो सकते हैं। ठीक है, एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है इम्प्रॉपर वेइंग, पॉइंट नंबर 6 बता रहा हूँ। और ऐसा पॉइंट है कि लोगों जो एनालिस्ट हैं, जो यूजर है, अगर आज देख लेते हैं कि मेरे पास 10 सैंपल है, घबरा जाते हैं। घबराना आपने नहीं है, याद रखिए, एक बड़ी बात हमेशा याद रखें कि आपने जो प्रिपरेशन करनी है हम्बल में। HPLC का काम है सुकून से काम करने वाला, जल्दबाजी में नहीं करना। ओके, HPLC पे जाके आप सुकून कर लें। उससे पहले जो प्रिपरेशंस वाले वर्क है, मोबाइल फेस बनाना, सैंपल बनाना, सॉल्वेंट्स प्रिपेयर करना, ये बिल्कुल सुकून से सही प्रॉपर वेइंग बनाया करें। तो इसमें जो 6 पॉइंट बता रहा हूँ इन प्रॉपर वेइंग का है। एनालिस्ट वेइंग ठीक तरीके से नहीं करते, बटर पेपर को कैसे हैंडल करना है वो नहीं करते, सैंपल की वेइंग कैसे करनी है नहीं करते। तो जब हैंडलिंग ऑफ प्रिपरेशन ऑफ द सैंपल का वेइंग जो है उसमें अगर आपका एरर आ जाएगा तो आपको नहीं पता कि क्या वेट किया और क्या मैंने नोट किया है, क्योंकि इससे आपको अंदाजा ही नहीं होगा कि आपके रिजल्ट फेलियर की तरफ जा रहे हैं या हायर की तरफ जा रहे हैं। तो हो सकता है आपके रिजल्ट 90% चांस हो सकता है कि खराब हो जाए अगर आपने एक्यूरेट वे नहीं किया। लिखा होता 50 मिलीग्राम लेना है और आपने ले लिया 50.3, तो लेकिन नोट आपने किया 50, तो डेफिनेटली पॉइंट्स में आपकी परसेंटेज का फर्क आ जाएगा, तो वो जो एक्सेप्टेबल नहीं है। तो इसीलिए आपने वेइंग करनी तो प्रॉपर करनी है, एक्यूरेट करनी है, गिलास वेयर क्लीन और ड्राई होने चाहिए, और बैलेंस को कैलिब्रेट होना चाहिए। ये चीज़ें सारी वेइंग की कैटेगरी में आती है, ये आप चीज़ें नोट डाउन करनी, ठीक है। इससे भी आपने अवॉइड करना है कि इम्प्रॉपर वेइंग ना हो। एक और नंबर 7 पॉइंट है इम्प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन, क्योंकि HPLC का जो काम है ना बड़ा क्रिटिकल है। अगर इसमें आप इम्प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन भी करते हैं तो भी बड़ा नेगेटिव इम्पैक्ट जाता है आपकी एनालिसिस पे और आपके एंड से भी। मिसाल के तौर पे आपने कॉलम यूज़ किया, कॉलम की एंट्री नहीं की, आपने एक्सपायर गलत काम किया, इसका वजह सही है, मिसिंग रिकॉर्ड में आ जाते हैं। और दूसरा जो आप डॉक्यूमेंटेशन करते जाओ, ठीक है, जो आपने एनालिसिस कर ली, सारे प्रिंट निकाल लिए और रजिस्टर में जाकर डॉक्यूमेंट कर रहे हैं, या फिनिश प्रोडक्ट या आपकी रॉ मटेरियल का सेक्शन था, लेकिन उसको लेजिबल होना चाहिए, नीट एंड क्लीन होना चाहिए। आपको GTP जो कॉन्सेप्ट है गुड डॉक्यूमेंटेशन प्रैक्टिसेस का, उसको फॉलो करना चाहिए। ऐसा नहीं लिखना चाहिए कि आप लिखे कोई दूसरे को समझ ही ना आ रहा हो। ओवर राइटिंग नहीं होनी चाहिए किसी भी एंड से। इस पे कॉन्सेप्ट होता है, उसको RFT जिसको हम कहते हैं, राइट फर्स्ट टाइम, उस कंसेप्ट को समझ के काम करना चाहिए फार्मा की QC के लिए, और स्पेशली अगर आप HPLC पे काम कर रहे हैं तो जो भी लिखें लेजिबल हो, क्लियर हो, और वन वे में लिखे, वन गो में लिखे। RFT होनी चाहिए और कहीं से कटिंग नहीं होनी चाहिए, क्योंकि डॉक्यूमेंटेशन आपकी नीट एंड क्लीन होनी चाहिए। ये बहुत बड़ा रोल रखती है आपकी ऑडिट पॉइंट ऑफ व्यू से।
कोई रफ डॉक्यूमेंटेशन पे आपने काम नहीं करना, ये हमेशा याद रखें। नंबर 8 पॉइंट बड़ा इंपॉर्टेंट, मिसिंग ऑफ द यूजेज रिकॉर्ड। ये बड़ा क्रिटिकल चीज़ है। जो एचपीएलसी यूज़ करते हैं आप, उन पे एंट्रीज आप नहीं करते। समटाइम आपने सैम्पलिंग किया, वेइंग की, एचपीएलसी की कैटेगरी की काम कर रहे हैं, वहाँ पे लॉग बुक पे एंट्री नहीं की। जब ऑडिट ट्रायल हुआ देखा तो आपने सैंपलिंग की, वेइंग की कभी एंट्री नहीं की जो एचपीएलसी का सैंपल निकाला गया। इसी तरह आपने एचपीएलसी यूज किया, ठीक है, एचपीएलसी के लॉग बुक के अंदर आप एंट्री करना भूल गए, नेक्स्ट डे आप बोल रहे मैं आपको याद आया कि एंट्री मैंने नहीं की और वहां पे किसी और ने कर दी, आपकी जो एनालिसिस थी उसकी एंट्री मिस हो गई। आपने कॉलम यूज किया, कॉलम की लॉग बुक में कॉलम की एंट्री नहीं की, वेरी मिस बिहेवियर आपका, इसका मतलब डॉक्यूमेंट के साथ। आपने मोबाइल फेस बनाया, सोलमेंट बनाया, मोबाइल फेस की कहीं पे एंट्री नहीं की। आपने पीएच मेंटेन की, पीएच की कहीं पे एंट्री नहीं की लॉग बुक के अंदर। तो ये सारी चीजें किसके साथ थी? एचपीएलसी के काम के अंदर। तो ये जो मिसिंग ऑफ द एंट्रीज है ये आपने नहीं करनी, इससे आपने अवॉइड करना है। प्रॉपरली जो काम कर रहे हैं आप, चाहे सैंपल वेइंग कर रहे हैं, मोबाइल फेस बना रहे हैं, या कॉलम यूज किया है, या एचपीएलसी यूज किया, जो भी एचपीएलसी के साथ ही बात कर रहा हूं, उन सब की सब जगह पे आपने एंट्री मस्ट करनी है। कोई भी एंट्री आपकी मिसिंग नहीं होनी चाहिए। ये बेस्ट प्रैक्टिस होती है एचपीएलसी यूजर के लिए बता रहा हूं। एक और बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है वो एचपीएलसी रिलेटेड, वो है इम्प्रॉपर कॉलम वॉशिंग। इस पे भी लोग बड़ी गलतियां करते हैं। अब देखा टाइम शॉर्ट है, कुछ भी वटेवर, अपनी प्लानिंग ऐसे करते हैं कि एंड टाइम हो रहा, छुट्टी का टाइम आ रहा, जाने के यार किसी को जल्दी होती है। यही वजह होती है कि आप लोग कहते हैं कि हमारा इंक्रीमेंट नहीं लगता, कि उनका काम प्रॉपर नहीं हो रहा होता। तो इम्प्रॉपर वॉशिंग करते हैं कॉलम की जो आपकी प्रॉपर वॉशिंग नहीं होगी ना, डेफिनेटली कॉलम की लाइफ डाउन हो जाती है। यही वजह होती है कि आपकी कंपनी के अंदर कॉलम एक तो आसानी कुछ जगहों में आते नहीं है, और कुछ एनालिस्ट जो यूजर है एचपीएलसी का, वो कॉलम की केयर नहीं करते, एचपीएलसी की केयर नहीं करते वॉशिंग के एंड से। हमेशा प्रैक्टिस बनाएं, और आपको डॉक्यूमेंट में लिखा होता है कि एचपीएलसी के बाद 2 घंटे आपको उसको वॉश करना है आफ्टर एनालिसिस। अगर आपको बफर सोल्यूशन यूज किया तो 2 घंटे वॉशिंग होनी चाहिए, लेकिन आपको बफर्ड मोबाइल फेस नहीं था तो कम से कम 1 घंटा आपने वॉश करनी है। और वॉशिंग का प्रोसीजर क्या है और डिपेंड करता है आपकी एनालिसिस पे, कौन सी आपने एनालिसिस की, कौन सा आपने मोबाइल फेस यूज किया। कोई क्यूरीज है मेरे चैनल पे, इस पे बहुत सारी वीडियोस अवेलेबल है कि आपको किस तरीके से एचपीएलसी की वॉशिंग, कॉलम की वॉशिंग प्रॉपर करनी चाहिए। तो आपने इससे अवॉइड करना है कि आपने कॉलम की वॉशिंग के वाले से स्टेप्स को बाईपास नहीं करना। लिखा हुआ है 2 घंटे तो प्रॉपर 2 घंटे वॉशिंग करनी है। ऐसा नहीं है कि आपने 10 मिनट वॉशिंग करके सिस्टम को बंद कर दिया। ये आपने कभी भी प्रैक्टिस नहीं करनी, ठीक है। इससे आपके सिस्टम की, कॉलम की लाइफ डाउन होगी, आपका सिस्टम भी खराब होगा, कंटामिनेशन, सेडिमेंट्स, क्लॉगिंग आपके सिस्टम में बैठ जाएगी। तो इसीलिए कभी भी ऐसी प्रैक्टिस आपने नहीं अपनाई करनी। कॉलम के वॉशिंग के क्राइटेरिया के वाले से कभी भी कॉम्प्रोमाइज आपने नहीं करना, कोई आपने रिस्क नहीं लेना। तो प्रॉपर आपने वॉशिंग के प्रोसीजर को फॉलो करना है। इससे आपने अवॉइड करना है कि कोई आप शॉर्टकट इस्तेमाल करें, ठीक है। तो ये वो एचपीएलसी के पॉइंट थे उन लोगों के लिए जो एचपीएलसी चलाते हैं। मैंने कुछ पॉइंट निकाले तो कुछ लोगों के सवाल आ रहे थे कि हमारे रिजल्ट ठीक नहीं आते, तो उन सवाल के पीछे जो रीजन होते हैं उसको मैंने एक वीडियो के फॉर्म में आज बताया। तो आई होप कि आपको कंसेप्ट मिला होगा कि कैसे एचपीएलसी पे काम करना है, और एचपीएलसी पे कौन सी ऐसी चीज़ें जिससे आपने अवॉइड करना है ताकि आपकी एनालिसिस एक परफेक्ट वे में आगे जाए। तो आई होप कि वीडियो आपने लाइक किया तो शेयर कीजिए, कमेंट्स कीजिए। अगेन कहूँगा जो लोग चैनल पे न्यू है वो लाजमी सब्सक्राइब कीजिए ताकि ऐसी टेक्निकल वीडियोस आप तक पहुंचती रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।